तो स्वागत है आप सभी का प्रतिभा एजुकेशन डोर द डोर ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा और एक बेहतरीन कंटेंट यानी 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए वैदिक मैथ यानी जीरो से हम सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक मैथ एक्सरसाइज 1.1। तो जो फ्रेंड्स 9th क्लास से 10th क्लास में इंटर हुए हैं या जो स्टूडेंट्स इनके 10th क्लास के एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं तो वो तैयार हो जाइए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए कि आपके पास ये जो मैथ का जो सिलेबस है वो डेली सिलेबस अपलोड या डेली 1 बाय 1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक मैथ यानी एक्सरसाइज 1.1, जिसके अंदर क्या होता है कि जैसा कि आपको पता ही है कि आपने 8th क्लास में भी वैदिक मैथ पढ़ी है, 9th क्लास में वैदिक मैथ पढ़ी है। उसके अंदर सबसे पहले आता है योग संक्रिया, विकर्ण संक्रिया, गुणा संक्रिया और भाग संक्रिया। ये 4 प्रकार के इसके अंदर होते हैं टॉपिक। यानी योग संक्रिया का मीन्स हम वैदिक मैथ के अंदर योग करना, ऐड करना सीखेंगे। विकर्ण मीन्स घटाव करेंगे। गुणा संक्रिया मतलब गुणा करेंगे। और गुणा की आपको पता है कि जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 8th क्लास में पढ़ा था कि इनकी बहुत सारी विधियां होती है अलग अलग, जैसे कि सूत्र निखिलम विधि और एकाधिकरण विधि, एका न्यून विधि, और जैसे कि भाग के अंदर भाग विधि भी होती है, ध्वजांक विधि और सूत्र निखिलम विधि। तो ये विधियों से हम भाग करना भी सीखेंगे। तो बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स, और बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि आपके एग्ज़ाम आपके पास है, सिलेबस कवर होगा या नहीं होगा। तो आप बेझिझक होके हमारे साथ आप चैनल को साथ में वीडियो को डेली देखें और पूरा सिलेबस आराम से हम कवर कर लेंगे। तो जो ये 4 टॉपिक हैं उनको 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आता है योग संक्रिया। तो जितना आपको वैदिक मैथ आपको जितना नाम से हार्ड लग रही है, कई स्टूडेंट्स को ये डर होता है कि वैदिक मैथ में थोड़ा मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, योग करना बहुत लंबा या बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी होती है। तो अब हम आज से स्टार्ट करते हैं वैदिक मैथ। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आज से स्टार्ट करेंगे वैदिक मैथ का फर्स्ट टॉपिक योग संक्रिया। तो आराम से करेंगे बिल्कुल ही इजी तरीके से। और अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार का आपके पास क्वेश्चन है 10th NCERT की सिलेबस से, NCERT की जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो है योग संक्रिया। योग संक्रिया है तो सबसे पहले देखो कि योग संक्रिया के अंदर होता क्या है। योग का मतलब होता है जोड़ करना, और जोड़ आपको करना आता ही है। हम बचपन से या छोटी क्लास में सीख रहे हैं जोड़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है। आप बिल्कुल भी किसी प्रकार की जो डेफिनेशन है उसके बारे में ध्यान न दें, हम इसको इसी तरीके से करेंगे और बिल्कुल ही आसान। तो देखो कैसे करते हैं। देखिए, योग हम कैसे करते हैं। योग करने का जो तरीका होता है कि हम यहाँ से पीछे से स्टार्ट करते हैं, 8 फिर 9 फिर 5 फिर 7 और फिर 6 को ऐड करते हैं ऐड। तो इसमें सबसे पहले ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपको ध्यान रहे ऐड करने के टाइम कि जैसे 8 और 9 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 8 और 9 को ऐड करेंगे तो आंसर आ रहा है 17। तो जब आपको 10 से ऊपर चला जाए हम उसके आगे वाले पॉइंट पर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, 8 और 9 कितने हो गए, 17। तो 17 यानी 10 से ऊपर चला गया तो एक पॉइंट लगा दिया, यानी 10 की जो 17 थी तो एक हासिल इसके ऊपर लगा दी, कितने बचे 7। अब 7 को हम 5 के साथ ऐड करते हैं, तो 7 को 5 के साथ यानी 12। तो 12 यानी 10 से ऊपर चला गया तो यहाँ पर हमने एक कैरी और लगा दी। अब कितना बचा 2। अब 7 के साथ हम 2 को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 9। ये 10 से ऊपर नहीं है, ठीक है आगे चलते हैं। 9 और 6 कितने हो गए 15। तो 15 की हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर बचे 5। ठीक है, उसी प्रकार आगे चलते हैं। 9 और 1 कितने हो गए 10 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो कितना बचा 10, कैरी यहाँ पर चलेगी तो कितना बचा 0, और 0 + 8 कितने हो गए 8 और एक पॉइंट हो गया 9 और एक नीचे वाला रन हो गया 10 यानी 10 से ऊपर चला गया तो कितने बचे, एक कैरी लगा दिया हमने यहाँ पर, कितने बचे 0 3। फिर आगे चलते हैं, 0 में 3 ऐड करेंगे 3 और 1 पॉइंट 4 और 7 11 यानी 10 से ऊपर चला गया तो हमने यहाँ पर एक कैरी लगा दी और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया। अब आगे वाले में चलते हैं, 9 और 1 10, कैरी एक चला गया
हमने यहाँ पर कैरी लगा ली। आगे 1 और 0 और प्लस में 1, 7, 7 और 1 8, 8 और 7 कितने हो गए, 8 और 7 हो गए 15, 15 का हमने एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। 5 आगे वाले में ऐड हो गए। 5 और 8 कितने हो गए, 13, 5 और 8 13, 13 में पॉइंट लगा दिया, बचे 3, 3 में 9 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 12 और एक पॉइंट हो गया 13, कैरी आ गया, यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 4 1 5, 4 1 5, 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 यानी 10 से ऊपर 4 है तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। आगे पॉइंट लगा दिया, आगे क्या हुआ 1.11 हो गए तो एक कैरी यहाँ पर आ गया, कितना बचा 1 बचा। 1 और 1 पॉइंट कितने हो गए 2, 2 और 5 कितने हो गए 7, 7 और 1 पॉइंट 8, 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 यानी 10 से ऊपर चला गया तो एक पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, कितने बचे 2, 2 और एक आगे वाला पॉइंट कितने हो गए 3, 3 और 8 कितने हो गए 3 और 8 हो गए 11, 11 का हमने एक पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, कितना बचा 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ इधर से गिन लेते हैं 1 2 3, 3 यहाँ पर बिल्कुल ईजी है। यानी कहने का मतलब है जैसे कि हम सिंपल करते हैं कि लास्ट में सभी का ऐड करते, जितनी कैरी आती है हम लास्ट में ऐड कर देते हैं, पर इसमें क्या करना होता है कि सिर्फ आपको यानी 10 से ऊपर जाते ही आगे वाले अंक पे कैरी लगा दो और जितना बचे उसको आगे नीचे ऐड करते जाओ। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन तो हमने सोल्व किया हुआ था, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो देखिए सोल्व करते हैं, तो 9 4 और 9 कितने हो गए 9 और 4 13, 13 यानी 10 से ऊपर चला गया तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, एक पॉइंट लगा दिया। 9 13 बचेंगे 3 बचे, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 और 7 कितने हो गए 12, तो 12 यानी एक पॉइंट हमने यहाँ पर लगा दिया, कितने बचे 2 बचे, कैरी यहाँ पर आ गई। अब चलते हैं आगे, 3 और 1 पॉइंट 4, 4 और 5 9, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 यानी 10 से ऊपर चला गया तो हमने पॉइंट लगा दिया, कितने बचे 2, 2 और 1 पॉइंट 3, 3 और 4 7, तो यह आ गया 7 यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं आगे, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 आ रहा है यानी 10 किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है नीचे वाले पे, तो 10 की हमने यहाँ पर लगा दी कैरी, कितना बचा 0, 0 और 9 कितने हो गए 9, 9 और 5 कितने हो गए 9 और 5 हुए 14, 14 की हमने यहाँ पर लगा दी कैरी, कितने बचे 4, ये हमने 4 लगा दिया। अब इसको आगे 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 और 1 पॉइंट 10, 10 यानी 10 से ऊपर जा रहे हैं ना, 10 और 1 हो गए 11, तो 11 का हमने यहाँ पर लगा दिया एक कैरी, बचे कितने 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8। ठीक है, आगे कितना 1, आंसर आ गया। बिल्कुल इजी है। योग संक्रिया का मीन्स होता है कि ऐड करते जाओ और अगर 10 से ऊपर जाए तो उसके सामने वाले पॉइंट पे पॉइंट एक ही लगा दो। ठीक है, तो चलते हैं। अब ये तो था ये आपकी योग संक्रिया, और अगर ऐसी ही योग संक्रिया का आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 1.1 एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की बुक से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं हम व्युत्क्रम में। व्युत्क्रम की प्रक्रिया भी संक्रिया को सोल्व करते हैं। चलते हैं व्युत्क्रम संक्रिया, ये आ गई हमारे व्युत्क्रम संक्रिया। देखो व्युत्क्रम संक्रिया इसमें दिया हुआ है कि जैसे कि व्युत्क्रम संक्रिया को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो होता है सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण प्लस परमित्र। अब सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण, अब ये जो नाम है ना वैदिक मैथ के अंदर क्या होता है कि जो नाम के अंदर ही हमें पूरे सूत्र की कैलकुलेशन का पता लग जाता है। मैंने पढ़ा नाम सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण। एकाधिकरण क्या बोल रहे हैं, एकाधिक यानी एक अधिक करना है, पूर्वेण यानी उससे पहले वाले अक्षर का, उससे पहले वाले अक्षर में एक अधिक करना है। आगे बोल रहा है प्लस परम मित्र अंक, यानी परम मित्र यानी उसका उल्टा। अब देखो परम मित्र के बारे में समझते हैं। इंग्लिश में परम मित्र को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, बिल्कुल आसान है। चलते हैं परम मित्र होता क्या है। देखो परम मित्र क्या होता है कि अगर ऐसे दो अंक जिनको जोड़ने पर 10 आना चाहिए वो एक दूसरे के परम मित्र होते हैं। मतलब कि 10 का परम मित्र क्या होगा 0 होगा, यानी 0 को और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आ रहा है ना, तो इसका मतलब 10 और जो 0 है वो एक दूसरे के परम मित्र है। तो 10 अगर आपको बोले कि 0 का परम मित्र क्या है 10 है और 10 का परम मित्र क्या है 0 है,
ठीक है। अब बोले 9 का परमित्र क्या होगा, 1 होगा। 9 और 1 को जोड़ेंगे 10 आएगा, यानी 1 का परमित्र कितना होगा, 9 होगा, और 9 का परमित्र क्या होगा, 1 होगा। जैसे 8 का परमित्र होगा 2, 7 का परमित्र होगा 3, 6 का परमित्र 4, 5 का 5, 4 का 6, 3 का 7, 2 का 8 और 1 का 9 और 0 का 10 परमित्र होगा। ये होते हैं सारे परमित्र। इन परमित्रों को हम याद रख, बिल्कुल ही आसान है, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम एकाधिकरण पूर्वण से जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, एकाधिकरण पूर्वण व्युत्कलन विधि है, वो संक्रिया है, वो कब लगाते हैं, जब जो हासिल वाले घटाव होते हैं उसी में लगती है। याद रखना, जो घटाव है, जो हासिल वाले घटाव होते हैं, जो इधर से कैरी लेनी पड़ती है, यानी अगर यहाँ पर जैसे 0 में से 3 माइनस नहीं होता, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, इधर से जो कैरी नहीं लेके हम एकाधिकरण विधि पूर्वण विधि लगाएंगे। तो देखो कैसे करते हैं, देखिए 0 में से 3 माइनस होता नहीं होता ना, तो हम क्या करेंगे, एकाधिकरण पूर्वण विधि लगाएंगे। एकाधिकरण पूर्वण विधि लगाएंगे तो एकाधिकरण पूर्वण विधि से 3 नीचे वाले का कॉम्प्लीमेंट्री लेना है। नीचे वाले 3 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 7। जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो ऊपर वाले में ऐड करना है। तो 3 का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ था 7, और 7 को ऊपर वाले में ऐड कर दिया। तो 7 को ऊपर वाले में ऐड करेंगे तो 0 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। ये आ गया 7। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिया है, अगर आपने पीछे वाले अंक का इसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री लिया था, तो उसके आगे वाले अंक यानी नीचे वाले में एक का अधिकरण करना है। एक का अधिकरण का मतलब, अगर आपने पीछे वाले का कॉम्प्लीमेंट्री लिया है यानी परम मित्र लिया है, तो आपको उससे आगे वाले अंक में यानी उससे पहले वाले अंक में 1 अधिक करना पड़ेगा। तो हमने 6 और 1 पॉइंट लगा दिया, तो कितने हो गए, 7। अब देखो 0 में से 7 माइनस होता है क्या, नहीं होता। तो 0 में से 7 नहीं माइनस होता, इसका मतलब हमें ये विधि लगानी पड़ेगी। तो 7 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, तो 7 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 3। तो 0 में 3 जोड़ेंगे कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिया है, तो इसका मतलब इसमें आगे वाले में भी तो 1 अधिक होना चाहिए। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। अब बताओ 8 में से 3 माइनस होता है ना, होता है भाई, होता है। तो इसका मतलब हमें ये विधि लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ सिंपल कर देते हैं। 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। समझ में आया, एक बार रिपीट और करते हैं। देखो सूत्र एकाधिकरण पूर्वण विधि क्या बोलता है, कि ये बोलता है कि अगर आपका सिंपल घटाव नहीं होता है तो आप इसका यूज करना है। तो 0 में से 3 माइनस नहीं होता, तो इसका मतलब हमें हासिल लेना पड़ेगा। तो हासिल क्यों ले भाई, हमारे पास ये एक विधि है ये। तो हम क्या करेंगे, 3 का कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे। 3 का परमित्र क्या होता है, 3 का परमित्र होता है 7। तो 7 का जो उसको ऊपर वाले में ऐड कर देंगे, 0 में 7 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिया है, तो वो बोलता है कि आगे वाले में नीचे वाले अंक में क्या करो, 1 ऐड कर दो। तो हमने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, तो 6 और 1 कितने हो गए, 7 हो गए। अब 7 का 0 में से 7 माइनस होता नहीं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे, 3 आ गया, तो 3 यहाँ पर आ गया। आगे वाले में 5, आगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिया तो 2 में भी 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 2 और 1 हो गए 3, यानी 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना है, 5। ये था एकाधिकरण विधि। अब आते हैं एकान्यून विधि में। अब इसकी एक एकान्यून विधि भी तो है, इसकी 2 विधियां हैं। अब एकान्यून पूर्वण विधि क्या बोलती है, एकान्यून पूर्वण विधि से हमारा ये जो कहने का मतलब ये है कि ये बोलता है कि सूत्र एकान्यून पूर्वण मीन्स एक का न्यून मतलब आगे वाले में से एक न्यून करना है, मतलब एक कम करना है। तो सबसे पहले हम बिल्कुल पीछे से स्टार्ट करते हैं, माइनस करना है तो बिल्कुल पीछे स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये भी वही काम है कि अगर आपको हासिल लेनी पड़े तो हमें हासिल नहीं लेनी, बल्कि इसका यूज़ करना है। बाकी अगर वो सिंपल हो तो सिंपल करेंगे। ठीक है, अब 5 में से 6 माइनस होता है क्या, नहीं होता भाई। तो 5 में से 6 माइनस नहीं होता, इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, परमित्र लेना पड़ेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री लेना पड़ेगा। तो 5 में से 6 माइनस नहीं होता, तो 6 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 4 होता है। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, 4 ऐड कर दिया भाई, 4 ऐड। ठीक है भाई, तो 5 और 4 कितने हुए, 9 हो गई। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिया है, तो वो बोलता है कि इसके ऊपर वाले में से एक माइनस कर दो। पिछले वाले में क्या कर रहे थे कि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिया है
तो इसके आगे वाले में नीचे वाले में 1 जोड़ दो। अब की बार क्या बोल रहा है कि ऊपर वाले में से 1 माइनस कर दो, है ना। तो हम 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 2। क्या 2 में से 4 माइनस होता है? नहीं होता भाई। तो हम इसका यूज करेंगे। तो इस 4 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 6। तो 2 ऊपर 2 बचा है ना, 2 + 6 कितने हो गए? 8। तो ये हो गया 8। ठीक है, अब चलते हैं इधर वाले में। तो ये इधर वाला क्या बोल रहा है भाई? देखो, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिया था हमने, तो आगे वाले में क्या होगा? आगे वाले ऊपर वाले में से तो 1 माइनस होगा ना, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 6। अब बताओ 6 में से 5 माइनस होते हैं? होते हैं भाई। 6 में से 5 माइनस होते हैं, कितना आता है आंसर? 1 आएगा। तो आ गया 1। तो इसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लिया, तो आगे वाले में भी कोई पॉइंट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा भाई। अगर पीछे वाले का कॉम्प्लीमेंट्री लिया होता, परम मित्र लिया होता, तो हम आगे वाले में पॉइंट लगाते, पर इसमें तो कोई पॉइंट नहीं, इसका कोई भी नहीं लगा हुआ ना, कॉम्प्लीमेंट्री हमने लिया ही नहीं, तो आगे वाले में पॉइंट क्यों लगाएं? तो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो 6 में से 7 माइनस करते हैं। क्या 6 में से 7 माइनस होते हैं? नहीं होते भाई। तो इसका मतलब हमें वापस वो कॉम्प्लीमेंट्री लेना पड़ेगा, परम मित्र लेना पड़ेगा। तो 7 का परम मित्र कितना होता है? 3 होता है जी। तो 6 में 3 ऐड करेंगे, कितना आ गया? 9 आ गया। ये लो भी। अब इसका परम मित्र लिया है, तो आगे वाले में वो क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर वाले में से 1 माइनस कर दो। तो लो भी हमने कर दिया माइनस। 4 में से 1 माइनस कर दिया, 3 बच गए। अब 3 में से 3 माइनस होते हैं भी, 0 आ गया। ठीक है, हो गया काम। अब चलते हैं आगे वाले में। तो अब बताओ कि इसका हमने पीछे वाले का 3 में से 3 माइनस 0 किया था, तो उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लिया था हमने, तो आगे वाले में भी पॉइंट क्यों लगाए? तो हमने कोई पॉइंट नहीं लगाया। तो अब चलते हैं आगे किलोमीटर वाले में। तो 7 में से 8 माइनस होते हैं क्या? नहीं होते भाई। तो इसका क्या करेंगे? नीचे वाले का कॉम्प्लीमेंट्री लेना पड़ेगा। तो हमने 8 में 2 ऐड कर दिए, सॉरी 8 में का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है? 2 होता है, उसको ऊपर वाले में ऐड कर दिया। तो 7 + 2 कितने हो गए? 9 हो गए। इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिया है, तो इसका मतलब आगे वाले में 1 ऐड करना पड़ेगा, सॉरी 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 2 में से 3 में से 2 में 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2। तो 2 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 0। ये हो गया आंसर, बिल्कुल ईजी है। ठीक है जी। तो ये था हमारा, एक तो था योग संक्रिया और एक थी भाग संक्रिया, सॉरी विकर्ण संक्रिया थी, और एक थी योग संक्रिया, जो बिल्कुल ही इजी है। और एक का अधिकरण विधि मतलब ऊपर नीचे वाले में 1 अधिक करना है, और एक का न्यून विधि मतलब नीचे वाले ऊपर वाले में से 1 न्यून करना है। अब स्टार्ट करते हैं गुणा संक्रिया। तो गुणा संक्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संक्रिया है, जैसा कि हमने योग संक्रिया को पढ़ा और व्युत्क्रम संक्रिया को पढ़ा। तो जो गुणा संक्रिया होती है वो एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। योग संक्रिया और व्युत्क्रम संक्रिया जो कि एक छोटी क्लासों में हमें वैदिक मैथ का बेस तैयार करने के लिए समझाया जाता है। जैसा कि आपने 5वीं क्लास में भी व्युत्क्रम संक्रिया को पढ़ा था, योग संक्रिया भी जैसे कि 9th क्लास में पढ़ा था, व्युत्क्रम संक्रिया को पढ़ा था, विनकुलम को पढ़ा था। ये सारे जो होते हैं वो इसको बेस तैयार करने के लिए होते हैं। पर जो गुणा और भाग होती हैं वो वैदिक मैथ का जो सबसे मेन पार्ट होता है। तो अब हम चलते हैं वैदिक मैथ का गुणा, यानी फर्स्ट 3rd पार्ट सोल्व कर रहे हैं वैदिक मैथ का गुणा संक्रिया। पहला हमने योग संक्रिया सोल्व कर लिया, दूसरा व्युत्क्रम संक्रिया भी सोल्व कर लिया, तीसरा गुणा संक्रिया को सोल्व करते हैं। तो जो सबसे इसकी पहली विधि आती है वो होता है सूत्र एकाधिकरण प्रवण। जो सूत्र एकाधिकरण प्रवण विधि है वो हमने इसके अंदर पहले भी हम सोल्व कर चुके हैं, जैसा कि हमने व्युत्क्रम विधि में के अंदर भी सूत्र एकाधिकरण प्रवण का यूज किया था, पर वो एक अलग तरीका था। सूत्र एकाधिकरण जो गुणा की संक्रिया है वो एक अलग है। तो बिल्कुल आसान है, इसको थोड़ा हम सोल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं कि सूत्र एकाधिकरण मान लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया 588 का गुणा 512 से करना है। इसको सूत्र एकाधिकरण विधि से करना है। तो सूत्र एकाधिकरण विधि के लिए हमारे पास 2 शर्त होनी चाहिए। जो पहली शर्त है वो तो ये होती है कि जो पहले वाला जो अंक है वो एक जैसे होना चाहिए, 5 परस्पर समान होने चाहिए, है भाई 5 समान है, ठीक है। दूसरी जो शर्त होती है, ये तो थी फर्स्ट। अब दूसरी जो शर्त होती है वो बोल रही है कि इसके जो पीछे वाले जो अंक है, अगर वो 2 अंकों की है तो इनके दोनों के पीछे वाले अंक, अगर वो 3 अंकों की है तो जो इसके बचे हुए 2 अंक हैं उनका योग हमेशा 100 होना चाहिए। अगर वो 2 अंकों की है तो योग 10 होना चाहिए। जैसे कि ये देखो 512 और 588 है, तो 5 और 5 तो ये दोनों तो हैं उनके सेम,
तो हमने छोड़ दिया इनको। अब 88 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या सेम आ रहे हैं, 100 आ रहा है ना, तो हाँ इसका मतलब 100 आ रहा है। इसका मतलब ये इसमें से सूत्र एकाधिकरण प्रमेय विधि हम इसमें लगा सकते हैं। तो इसको कैसे देखो कैसे लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। इतना पता लगे इसमें सूत्र एकाधिकरण प्रमेय विधि लगाते हैं, लगा सकते हैं। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो स्टार्ट देखते हैं। चलो देखिए कि अब ये जैसा कि उसने बताया है कि 5 और 5 परस्पर समान होना चाहिए। तो सूत्र एकाधिकरण विधि में 5 और 5 परस्पर समान है, ठीक है। तो 5 और इंटू 6 अगर दोनों समान है तो 5 और उसमें 1 अधिक करके दोनों का गुणा कर दो। सूत्र एकाधिकरण प्रमेय विधि बिल्कुल ही आसान है। तो सबसे पहले जो दोनों के अंक 5 और 5 समान है उनको 5 और उसमें प्लस 1 करके 6 कर दो। ये लो जी कर दिया, 5 इंटू 6। और जो बचे हुए अंक हैं जैसे 88 और 12 इन दोनों का गुणा कर दो और लिख दो। 5 और 5 समान थे तो 5 प्लस 1 ऑब्लिक दूसरा खंड 88 और 12 का गुणा किया तो 88 और 12 का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 1056 और 5 का और 6 का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 30। तो आंसर आ गया 30, 10, 56। तो ये हमारा आंसर आएगा एकाधिकरण प्रमेय विधि। बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि एक तो उनके दोनों को पहले अंक समान होने चाहिए और दूसरा उनके जो बचे हुए अंकों का योग 100 होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो बिल्कुल आसान है। अगर वो समान अंक है तो समान अंक है उनको हमें एक ऐड करके दोनों का गुणा कर दो, यानी 5 5 है तो 5 इंटू प्लस 1 करके 6, 5 और 1 6 का गुणा कर देंगे और बचे हुए भी दोनों का गुणा करके सीधा लिख देंगे। तो कोई प्रॉब्लम सूत्र एकाधिकरण प्रमेय बिल्कुल आसान है और जितनी आपके पास प्रैक्टिस है उतनी कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट विधि में, ये बिल्कुल ही आसान और बिल्कुल ईजी है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट विधि। दूसरी जो विधि है वो है सूत्र निकलम उपाधार विधि। सूत्र निकलम उपाधार विधि बात करते हैं दूसरे गुणा की दूसरी विधि है सूत्र निकलम उपाधार विधि, उसकी बात करते हैं। तो जो ये विधि है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भाग विधि के अंदर भी यूज़ करते हैं, उसका गुणा में भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जो गुणा की जो संक्रिया कर रहे हैं तो इसमें गुणा का यूज़ कैसे होता है। तो देखो कि सबसे पहले अब इसमें जैसे कि पिछले क्वेश्चन में जो पिछली विधि थी उसमें थी कि 2 शर्तें थी सूत्र एकाधिकरण की, इसी प्रकार इसमें भी थोड़ी कंडीशन है। तो सूत्र निकलम उपाधार विधि तभी लग सकती है, तभी अप्लाई होगी जब आपकी जो दोनों संख्याएं हैं वो किसी न किसी आधार के पास में हो या किसी उपाधार के पास में हो। मतलब 108 और 112 किसके पास में है, 100 के पास में है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके पास मान लें आपने एक अंक ले लिया 42 और दूसरा ले लिया 95 ले लिया, अगर बोले कि इन दोनों का गुणा करो तो ये गुणा नहीं हो सकते, ये निखिलम उपाधार विधि से गुणा नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में किसी के पास में भी नहीं है। तो अब देखो ये जैसे कि ये उसी विधि में सोल्व हो सकते हैं जो 100 की पास में है। तो 108 और 112 किसके पास में, 100 के आधार के पास में आता है। जिसके पास होते हैं उसको बोलते हैं आधार। यानी जो अंक जैसे कि 10 हुआ या 100 हुआ ये तो होते हैं आधार। और एक जैसे कि इसे 100 है, 100 के आगे क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। तो ये अगर 1 के अलावा अगर कोई भी अंक आ जाता है, जैसे 1 के अगर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, वो क्या बदल जाता है, उपाधार में बदल जाता है। तो एक बार हम उपाधार की बात न करते हुए सिर्फ आधार की बात करते हैं। तो हमारे पास आधार कितना आ गया, 100। अगर आपके पास आधार के बारे को डाउट है तो बताएं। आधार क्या होता है कि ये दो संख्याएं जिनका हम गुणा कर रहे हैं वो किस आधार के पास में है और किस मतलब फाइनल टेबल के पास में है। तो ये जो 108 है और 112 है वो दोनों 100 के पास में है, तो इसलिए हमने आधार ले लिया, वो 100 ले लिया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। अब देखते हैं कि 108 लिखेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर 108 लिख दिया। अब 108 के बराबर में लिखते हैं +8। 108 और 100 से कितना ज़्यादा है तो हमने लिख दिया +8। अगर ज़्यादा है तो +8 लिखेंगे, अगर कम है तो -8 लिखेंगे। ठीक है, तो अगर 108 100 से 8 ज़्यादा था तो हमने यहाँ पर +8 लिख दिया। अब चलते हैं दूसरे के चलते हैं 112 में।
तो 112 में चले तो 112 में देखो 112 है वो कितना 12 100 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर 12 लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो रूल होता है वो होता है कि इसके जो या तो इन दोनों को ऐड कर दो या फिर इन दोनों को ऐड कर दो। अगर 108 और 12 को ऐड करोगे तो भी तो 120 आएगा, और अगर आप 112 और 8 को ऐड करोगे तो भी आपके पास 120 आएगा। तो हमने 112 और 8 को ऐड कर दिया, उत्तर आ गया 120। दूसरा हमने यहाँ पर ओब्लिक लगाया, 12 और 8 को ऐड करेंगे तो आएगा 120, और 8 और 12 को हम ऐड करेंगे तो आएगा 96। तो अब ये ध्यान में रखना है कि जितने आपके पास आधार में जीरो हैं, यानी जितने आपके पास आधार में जीरो हैं उतने ही पीछे वाले खंड में अंक होने चाहिए। तो हमारे पास आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो हमारे पीछे वाले खंड में कितने अंक हैं, 2 अंक है, इसका मतलब सही है। तो हमने जितना कहा था वो सारा सही है। तो 196 तो उत्तर हमारा कितना आ गया 120, जो उत्तर आएगा वो आएगा 120 96 आएगा। ये हमारा आंसर है, बिल्कुल आसान आंसर है, बिल्कुल आसान है। तो जैसे 108 और 112 का जो हम गुणा कर रहे थे तो एक बार रिपीट और कर लेते हैं। पहली बात यह है कि सूत्र निकलम उपाधार या आधार विधि के अंदर सबसे पहले आपके पास आधार होना चाहिए, और आधार होने के लिए जिन दो संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं वो देखेंगे हम किसके पास में है। अगर वो जिस पॉइंट के पास में है वो हमारा आधार होगा। जैसे 108 और 112 किसके पास में है, 100 के पास में, इसलिए मतलब 100 का आधार है। अगर जैसा कि मैं यहाँ पर लूँ कि एक तो अंक ले लेता मैं, जैसे कि 54, दूसरा ले लिया मैंने 45, ये दोनों किसके पास में है, 54 और 45 किसके पास में, 50 के पास में। इसका मतलब जो हमारा आधार होगा वो 50 होगा, पर आधार नहीं होगा 50 अब की बार, क्योंकि अगर यहाँ पर पहला अंक 1 के अलावा आ गया, देखो यहाँ पर ये पढ़ो कि अगर पहला जो अंक है वो 1 के अलावा कोई भी अंक आएगा तो वो क्या कहलाएगा, उपाधार कहलाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा उपाधार क्या आएगा, 5 है अब की बार। ठीक है, उपाधार होगा हमारा 50। तो जैसा कि उपाधार के भी हम क्वेश्चन करेंगे, आगे करेंगे, अभी एक बार सिर्फ हम आधार की बात करते हैं। आधार क्या होता है कि ऐसी जिन दो संख्याओं का हम जो गुणा कर रहे हैं वो जिस पॉइंट के पास में होती है वो हमारा आधार होता है। जैसे कि 108 और 112 जो है वो 100 के पास में, तो हमारा आधार हो गया। अब देखते हैं कि 108 कितना ज़्यादा है 100 से, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। 112 कितना ज़्यादा है 100 से, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। हम इन दोनों का तिरछा गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, तिरछा जोड़ना है। 112 और 8 को जोड़ेंगे कितना है 120, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 96। ठीक है, अब देखना है कि दूसरे खंड में उतने चाहिए जितने हमारे पास आधार के अंदर आधार में जीरो है। तो हमारे पास आधार में सिर्फ 2 जीरो है, तो हमने यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक है। इसका मतलब जो हमने किया है वो सही है, तो उत्तर हमारा आ गया 120 96, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थी आज की सूत्र निखिलम उपाधार विधि। तो ये कैसे विधि, बिल्कुल आसान है, और आपके पास जितनी भी 1.1 में प्रैक्टिस है तो उतना सोल्व कीजिए। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का वो डाउट है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और उसका हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। और अगर किसी प्रकार का अगर इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। दूसरे खंड में जितने अंक होंगे उतने ही आधार में जीरो होने चाहिए। अब जो तीसरी विधि आती है वो आती है ऊर्ध्व त्रियाक या विनकुलम का प्रयोग। ये विधि है तो बिल्कुल आसान, पर थोड़ी लेंथी विधि है, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है और आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल आसान से। तो तीसरी जो विधि आती है वो आती है सूत्र ऊर्ध्व त्रियाक या विनकुलम प्रयोग विधि। तो विनकुलम आपको जैसे 9th क्लास में जो स्टूडेंट 9th क्लास का सिलेबस किया है और जो करके आए हैं उनको उन्होंने मैथ में पढ़ा होगा कि विनकुलम विधि यानी बड़े अक्षरों को छोटे अक्षरों में बदल करना। जैसे 8 को हम लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 2, तो 8 का विनकुलम क्या होगा 2, और जो जिसका विनकुलम होता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं बार लगा देते हैं, है ना। तो जब ये थी
विनकुलम विधि। तो ये थी विनकुलम विधि को हम सोल्व करते हैं। तो जिस प्रकार इसमें लिखा हुआ है कि बड़े बड़े अंकों की 2 अंकों की संख्या को छोटे अंकों में बदल कर सरलता से हल किया जा सकता है। यानी बड़े अंकों की संख्या का जब गुणा करना बिल्कुल आसान नहीं होता है, तो हम उन संख्याओं को छोटी संख्या में बदल कर गुणा करते हैं और हमारा आंसर आता है। ठीक है, चलते हैं। अब देखो, इसमें जो अंक 5 से बड़ा है उसी का विनकुलम में छोटे अंकों को बदला जा सकता है। ध्यान रहे कि सिर्फ उन्हीं अंकों को हम विनकुलम में बदलेंगे जो 5 से बड़े हैं। 5 से छोटे हैं तो उनको विनकुलम में बदलना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम विनकुलम का जो मकसद होता है, विनकुलम कब काम करता है, तो बड़े अंकों की संख्या होती है, उनका गुणा करना मुश्किल होता है, तो हम उनको छोटे अंकों में बदल देते हैं। यही सारी प्रक्रिया विनकुलम कहलाती है। तो इन विनकुलम का हम क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि हमारे पास गुणा करने के लिए बड़ी संख्याओं का गुणा करना मुश्किल होता है, तो इसको छोटे अंकों में बदल देते हैं। तो 5 से बड़ी संख्याओं का ही हम विनकुलम लेंगे। तो ठीक है, चलते हैं आगे। हमारे पास एग्जाम्पल है 842 और 858। इसमें ना तो हमें किसी आधार की ज़रूरत होती है, ना ही किसी उपाधार की। सिर्फ हमें ध्यान में रखना है कि ये जो सारे अंक हैं वो 5 से बड़े हैं या नहीं हैं, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेनी। 842 और 558 का हम विनकुलम करेंगे। तो विनकुलम करने के लिए चलते हैं, विनकुलम स्टार्ट करें। अंकों की संख्या को छोटे अंक संख्या में बदलना। तो जो 842 है, जिसको हमें विनकुलम में बदलना है, उसका ध्यान रहे जो लास्ट अंक है, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, जो लास्ट अंक होता है उसके आगे आप 0 लगा दो। हमने लगा दिया अभी इसके 0। ठीक है, अब क्या करना है कि सबसे पहले 2 है, वो क्या है, 5 से छोटा है। 2 5 से छोटा है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। 4 है, वो भी 5 से छोटा है, इसको चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ 8 है, वो 5 से बड़ा है, तो सिर्फ इसको चेंज करेंगे। तो चलते हैं, देखो इधर। तो सबसे पहले 2 पड़ा है, वैसे का वैसे 4 वैसे का वैसे पड़ा है। 8 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, जैसा कि हमने पहले ही अभी पढ़ा था कि 8 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है। 8 में कितना जोड़े, 10 बन जाए 2, यानी 8 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 2। तो उसका 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2। अब विनकुलम लिया है तो विनकुलम अंकों का लेने की पहचान होती है, उसके ऊपर एक लाइन लगी होती है, जैसे कि बार लगा हुआ है, जैसे ये बार लगा हुआ है, वो होती है इसकी पहचान। तो यानी 4 वैसे का वैसे पड़ा, 2 वैसे का वैसे पड़ा, 8 को क्या लिख दिया हमने, 2 बार लिख दिया। और अगर जिस अंक का हमने विनकुलम लिया है उसके आगे वाले में हम 1 ऐड कर देते हैं, तो जो इसके आगे 0 था उसमें हमने +1 कर दिया, तो ये क्या बन गया, 1। तो हमारे पास जो 842 का विनकुलम कितना बन गया, 1 2 बार 4 2। ठीक है, अब उसी प्रकार आगे वाली संख्या का विनकुलम लेते हैं। 858 था, तो इससे पहले हमने यहाँ पर 0 लगा दिया, तो अब इसका विनकुलम लेते हैं। 8 है, ये 5 से बड़ा है, इसका मतलब विनकुलम लेना पड़ेगा। तो 8 का विनकुलम कितना होता है, 2 होता है, तो इसका हमने 2 बार लगा दिया। अब जिस संख्या का विनकुलम लिया उसके आगे वाले में 1 जोड़ते हैं, तो 5 और 1 कितने हो गए, 6। तो अब 6 का विनकुलम लेंगे, तो 6 का विनकुलम कितना होगा, 4। तो हमने यहाँ पर लगा दिया 4। अब इस 4 इसका विनकुलम लिया है, तो आगे वाले में 1 ऐड होगा, तो यहीं 8 और 1 हो गया 9। तो यानी 9 का विनकुलम कितना होगा, 1 होगा। तो जिसका विनकुलम लेते जाएंगे उसके ऊपर हम बार लगाते जाएंगे। 9 का विनकुलम कितना होता है, 1, 1 के ऊपर बार लगा दिया। अब जिसका विनकुलम लिया है उस पर आगे क्या करेंगे, हम 1 ऐड कर देते हैं, तो उसके आगे वाले में हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया 1 बार, 4 बार, 2 बार। ठीक है, ये हमने दोनों संख्याओं को विनकुलम में बदल दिया। अगर आपके पास विनकुलम में अगर और भी कोई प्रॉब्लम है या विनकुलम की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो 9th क्लास की जो बुक है उसके अंदर वैदिक मैथ में विनकुलम की बहुत सारी प्रैक्टिस दी हुई है। आप उसमें आराम से विनकुलम अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। विनकुलम भी बिल्कुल ही आसान विधि है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या में बदलना। अब हमारे पास जो सबसे बड़ा जो मकसद था विनकुलम में बदलने का, वो था कि गुणा को आसान करना। तो गुणा को हम करते हैं, देखो ये गुणा है, ये है ऊर्ध्व त्रियक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऊर्ध्व त्रियक और विनकुलम प्रयोग। तो जो दूसरा जो वर्ड था, हमने इसका तो प्रयोग कर लिया है, यानी विनकुलम का तो हमने प्रयोग कर लिया है। अब बात करनी है सूत्र ऊर्ध्व त्रियक की। तो सूत्र, तो इन दोनों का गुणा करते हैं। हमने इनको लिख दिया है 1 4 2
1 2 बार, 4 2 को और 1 1। अब ये ध्यान में रखना है कि बार का मतलब होता है कि वो संख्या माइनस में है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, जो बार की संख्या है वो एक तरीके से माइनस की संख्या है। जैसे ये 2 बार लगा हुआ है, इसका मतलब वो -2 है। ये बार एक लगा -1 है, ठीक है। तो चलते हैं, 2 बार का 2 से गुणा करेंगे। जब 2 बार का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 बार आएगा। मतलब -2 का 2 से गुणा करेंगे, -4 आ गया, ठीक है। चलते हैं, अब ऊर्ध्व त्रिज्याक विधि आपको पता ही होगी कैसे होती है। पहले इधर वाले का इधर वाले के साथ गुणा, जैसा कि इसमें दिया हुआ है आपके पास कि इसका इसके साथ गुणा, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बीच वाले का इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, फिर इसका फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ठीक है। तो इस प्रकार गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं, पहले 2 का 2 से करेंगे, 4 आ गया। फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ किया तो 4 का 2 बार के साथ करेंगे तो आ गया 8 बार, और 4 बार का 2 से करेंगे 8 बार आ गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हमने क्या किया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा किया। 4 का 4 बार, 2 का 2 से, -2 का -2, 2 बार का 2 बार से करेंगे, यानी -2 का -2 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? +4 आएगा। तो ये रहा, हमने +4 लिख दिया। फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 बार का गुणा 2 के साथ करेंगे तो आएगा 2 बार, तो यह 2 बार लगा दिया। तीसरा है 4 बार का 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 16 बार, तो हमने यहाँ पर भी 16 बार लगा दिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब तीनों का हो गया, अब इसका और इसका गुणा करना है। 2 बार का 4 बार के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा? +8, क्योंकि -2 का -4 के साथ गुणा करेंगे आएगा +8, और इसका गुणा करें एक बार का गुणा 4 के साथ करेंगे तो आएगा 4 बार, ठीक है। हो गया, ये देखो हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करते हैं। 1 का 4 बार के साथ करेंगे 4 बार, 4 का 1 के साथ करेंगे 4, 2 बार का 1 बार के साथ करेंगे 2 आ गया, ठीक है। ये रहा, बिल्कुल बस आ गया। अब चलते हैं इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा करते हैं। 1 का 1 बार के साथ गुणा करेंगे, 1 का 1 बार के साथ गुणा करेंगे, 1 बार आ गया। 1 का 2 बार के साथ करेंगे 2 बार आ गया, ठीक है। चलते हैं आगे। अब लास्ट के साथ गुणा करते हैं। 1 का 1 के साथ करेंगे 1। तो देखो, गुणा करने के लिए सबसे पहले आपको करना है, पहले हम इन 2 अंकों को उठाएंगे, यानी पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, हो गया। फिर हम उठाएंगे इन 3 अंकों को, मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा हो चुका है तो अब हम इस उठाएंगे इन 2 अंकों को, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, हो गया। अब हम उठाएंगे इन तीनों अंकों को, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा कर दिया, ठीक है। अब हम उठाएंगे इन दोनों अंकों को, कर दिया गुणा। फिर हम उठाएंगे इन दोनों अंकों को, कर दिया गुणा। अब 4 बार, तो हमने 4 बार लिख दिया। 8 और 8 कितने हो गए? 16 बार हो गए। तो 16 का 6 आ गया, प्लस का कैरी आगे वाले में ऐड होगा, तो 16 और 2 18, 18 देखो 16 का बार और 18 बार, 16 और 2 बार कितने हो गए? 18 बार हो गए। 18 बार में से बिना बार वाला, मतलब ये जो 18 बार है वो मतलब किस में है? माइनस में है, और 4 सीधा बिना बार का है, इसका मतलब वो प्लस में है। तो 18 बार में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 बार। 14 बार और एक जो प्लस ऐड हुआ है वो 15 बार हो गया, तो ये हो गया 15 बार। तो ये 15 का जो 5 आ गया यहाँ पर कैरी आ गया, जोड़े में ऐड हो गया। तो 8 प्लस में 4 बार, 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। 4 और 1 हो गए 4, और एक जो बार वाला था तो इसका मतलब उसमें से एक माइनस होगा, तो यहाँ पर बचेगा 3, ये होगा 3। अब चलते हैं आगे वाले में। 4 बार और 4 बिना बार का, यानी दोनों कट गए, बचा क्या? सिर्फ 2, और 2 हमने यहाँ पर लिख दिया है। 1 बार और 2 बार कितने हो गए? 3 बार, और यहाँ पर बच गया 1। तो हमने जो ये था लिख दिया आगे। अब चलते हैं आगे। अब इसको हम चेंज करेंगे। 4 का क्या लिख सकते हैं? 4 को क्या लिख सकते हैं? अगर अब विनुकुलम में पहला
होता है कि विनकुलम को, सामान्य संख्या को विनकुलम में बदलना, यानी ऊपर बार लगाना। अब बार को हटाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे कि हम विनकुलम में चेंज करेंगे तो विनकुलम में चेंज कर रहे थे तो आगे वाली संख्या में एक जोड़ रहे थे, अब की बार विनकुलम में बदल रहे हैं तो आगे वाली संख्या में से एक घटाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखिए 4 का विनकुलम कितना होता है, 6 होता है। अब इसका विनकुलम लिया, हटाया है हमने, तो आगे वाले में क्या होगा, 1 जुड़ेगा। अगर आगे वाला बार है तो, जिसके आगे वाले के ऊपर बार है तो जुड़ेगा, अगर बार नहीं है तो घटेगा। तो देखो कि 4 का कितना था, 6 हो गया। अब इसका बार हमने हटाया है तो आगे वाले में ऐड 1 और 1 होगा, यानी 5, 6 और 1 कितने हो गए, 7। तो 7 का विनकुलम को में सामान्य संख्या में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे, 3। तो हमने 3 लिख दिया। इसका विनकुलम लिया है तो आगे वाले में भी 1 ऐड करेंगे, 5 और 1 कितने हो गए, 6। 6 का विनकुलम कितना होता है, 4 होता है। ठीक है जी। अब देखो जो 3 था इसके ऊपर बार नहीं था, तो हम इसमें आगे वाले में जिस पर बार नहीं है उसमें से घटाएंगे 1। 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 आ गया। ठीक है, जरा 2 लिख दिया हमने। आगे वाले 2 पर भी बार नहीं है तो इसका हमने, इसके ऊपर बार नहीं था, इसका मतलब इसके में भी कुछ माइनस नहीं करेंगे, वैसा का वैसा आ जाएगा। 3 का विनकुलम से सामान्य संख्या में बदलेंगे, कितना आएगा, 7 आएगा। अब इसका सामान्य संख्या में 7, तो आगे वाले में से 1 माइनस करेंगे तो 1 में से 1 माइनस करेंगे, बचेगा 0। ठीक है, ये था ऊर्ध्व त्रियाक विधि। तो बिल्कुल आसान है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम एक बार रिपीट और कर देंगे। और विनकुलम की प्रैक्टिस करने के लिए 9th क्लास की बुक से प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो गुणा ऊर्ध्व त्रियाक विधि है वो आप 8th क्लास की बुक से ऊर्ध्व त्रियाक विधि सीख सकते हैं, बिल्कुल ही आसान है। इन दोनों को मिला के हमने ऊर्ध्व त्रियाक विनकुलम विधि सीखी है। तो ये आज की थी, जो गुणा की 3 विधियां हम सीख चुके हैं। एक तो सूत्र एकाधिकरण पूर्वयन, दूसरी सूत्र निखिलम उपाधार, और तीसरी सूत्र ऊर्ध्व त्रियाक विनकुलम प्रयोग। ये हमने गुणा की 3 विधियां सीख लिया है। और गुणा की जो 1 या 2 विधि बाकी है वो हम करेंगे कल। और ये 2 विधियां हैं, इनकी आपके पास सामने प्रैक्टिस है, तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ठीक है, तो ये आपके पास प्रैक्टिस है 1.1 की, इनके क्वेश्चन को सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। और इनका सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसे लगी आज की क्लास? अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में